हे एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ। इस वीडियो में मैं ज्योग्राफी क्लास 6 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। आपने ज्योग्राफी में बहुत सारी टर्म्स सुनी होंगी, जैसे कि प्लैनेट्स, सन, मून, सोलर सिस्टम, स्टार्स, एस्टेरॉइड्स, मिटियोर्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स एक्सेट्रा। इस चैप्टर में हम इन सब टर्म्स को एक एक करके देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स है एक बहुत बड़ी खाली स्पेस जिसमें छोटी छोटी बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन में घूमती रहती हैं। इन बॉडीज को बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। सो ये खाली स्पेस प्लस इस स्पेस में घूमती हुई सभी सेलेस्टियल बॉडीज, ये सब मिलाकर यूनिवर्स बनता है। ये सेलेस्टियल बॉडीज कई तरह की हो सकती है, लेकिन ब्रॉडली सेलेस्टियल बॉडीज को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले टाइप में वो सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं जो हीट और लाइट एमिट करती हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज को बोलते हैं स्टार्स। दूसरे टाइप में वो सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं जो हीट और लाइट एमिट नहीं करती। ये सेलेस्टियल बॉडीज हो सकती हैं प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स एक्सेट्रा। इस दूसरे टाइप में सभी तरह की सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं एक्सेप्ट फ्रॉम स्टार्स। सो वो क्या चीज़ है जो स्टार्स को अलग बनाता है बाकी सभी सेलेस्टियल बॉडी से? वो ये चीज़ है कि स्टार्स हीट और लाइट एमिट करते हैं। अब एक बार स्टार्स देखते हैं। स्टार्स बहुत बड़े होते हैं और बहुत हॉट होते हैं। ये गैसेस से बने होते हैं और स्टार्स के पास अपनी खुद की हीट एंड लाइट होती है जो वो एमिट करते हैं। अगर हम रात को आसमान में देखें तो हमें बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे और ये सभी स्टार्स हमें आसमान में डॉट्स की तरह बहुत ही छोटे दिखते हैं। लेकिन इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स इतने छोटे कैसे दिखते हैं? इसका रीज़न है डिस्टेंस। ये सभी स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। अब आसमान में जो ये स्टार्स हैं, इनमें से कुछ स्टार्स मिलकर अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं। इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को जो एक पर्टिकुलर पैटर्न या शेप बनाता है, इनको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। सो वन कॉन्स्टेलेशन इज वन ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म अ पर्टिकुलर पैटर्न और शेप। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉन्स्टेलेशन के, जैसे कि अर्सा मेजर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेट बियर, अर्सा माइनर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिटिल बियर, ओरियन एक्सेट्रा। एक बात नोटिस करने वाली ये है कि अर्सा मेजर में वैसे तो काफ़ी सारे स्टार्स आते हैं, लेकिन इनमें से 7 ऐसे स्टार्स हैं जो काफ़ी ब्राइट दिखते हैं। ये 7 स्टार मिलकर बनाते हैं एक और कॉन्स्टेलेशन जिसका नाम है बिग डिपर। बिग डिपर को हिंदी में सप्तऋषि भी बोला जाता है। सप्त का मतलब होता है 7। सो सप्तऋषि या बिग डिपर एक छोटी 7 स्टार की 7 स्टार्स की कॉन्स्टेलेशन है, जो कि पार्ट है एक बड़ी कॉन्स्टेलेशन का जिसका नाम है अर्सा मेजर। अब स्टार्स को मिलाकर हमने इमेजिनरी शेप्स तो बना दी, लेकिन इन शेप्स का फ़ायदा क्या है? एक फ़ायदा ये है कि इनका यूज़ किया जा सकता है डायरेक्शंस डिटरमाइन करने में। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सप्तऋषि या बिग डिपर जो कि 7 स्टार्स की कॉन्स्टेलेशन है और अर्सा मेजर का पार्ट है, इसमें 2 स्टार्स ऐसे हैं जिनके बीच अगर हम एक लाइन खींच दें और उस लाइन को हम एक्सटेंड कर दें तो ये लाइन पास होती है एक और स्टार से जो कि काफ़ी ब्राइट दिखता है। ये जो स्टार है इसका नाम है पोलारिस। पोलारिस को नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है क्योंकि जब हम ये इमेजिनरी लाइन को पोलारिस तक लेकर जाते हैं तो ये जो इमेजिनरी लाइन की डायरेक्शन है ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करती है। तो हम कभी भी रात को आसमान में देखकर ये पता लगा सकते हैं कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ डायरेक्शंस कौन सी हैं। बस हमें सप्तऋषि या बिग डिपर को लोकेट करना है, फिर इस कॉन्स्टेलेशन के जो लास्ट के 2 स्टार्स हैं इनके थ्रू एक इमेजिनरी लाइन को पास करना है और ये लाइन पॉइंट करेगी टुवर्ड्स अ ब्राइट स्टार जिसका नाम है पोलारिस। और ये जो इमेजिनरी लाइन की डायरेक्शन है टुवर्ड्स पोलारिस, ये डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गई। अब नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट आएगी साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ और साउथ के लेफ्ट में आएगी वेस्ट और राइट में आएगी ईस्ट। सो इस तरह से हम डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं थ्रू स्टार्स। अब क्वेश्चन है कि क्या पोलारिस स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है? ये क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि अगर हम आसमान में देखें तो जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जैसे कि सन और मून, ये अपनी लोकेशन चेंज करते हैं ऑन अ डेली बेसिस।
जैसे कि सन हमें सनराइज के टाइम ईस्ट में दिखेगा और सनसेट के टाइम वेस्ट में। तो क्या ऐसे ही पोलारिस भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता है? इसका आंसर है नहीं। पोलारिस या फिर नॉर्थ स्टार हमें स्काई में एक ही पोजीशन पर दिखाई देता है हमेशा, क्योंकि ये एक पोल की तरह स्काई में एक ही पोजीशन पर लोकेटेड है, इसलिए इसे पोल स्टार भी बोला जाता है। सो इसके 3 नाम हैं, पोलारिस, नॉर्थ स्टार और पोल स्टार। ये स्टार स्काई में एक ही लोकेशन पर लोकेटेड है और ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। अब स्टार्स में जो हमारा सबसे क्लोजेस्ट स्टार है उसका नाम है सन। सन के अराउंड कुछ सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व करती हैं, जिनमें आते हैं प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स एक्सेट्रा। सन प्लस ऑल दी सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सब मिलके बनाते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन इज इन द मिडल और उसके अराउंड कुछ सेलेस्टियल बॉडीज चक्कर लगाती हैं। इनमें पहले सन को देखते हैं। सन एक स्टार है, इसलिए ये साइज में काफ़ी बड़ा है, बहुत हॉट है, गैसेस से बना हुआ है और साथ में ये एमिट करता है अपनी हीट और लाइट। क्योंकि सन बहुत बड़ा है, इसके पास काफ़ी मास है और मास की वजह से सन अपना ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करता है और सन की ग्रेविटी की वजह से सभी प्लैनेट्स और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज जो सोलर सिस्टम का पार्ट है ये सन के चक्कर लगाती हैं। सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है जो कि है सन, और इसलिए सोलर सिस्टम में सन अकेली सेलेस्टियल बॉडी है जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। इसलिए सन इज द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन का डिस्टेंस अर्थ से है करीब 150 मिलियन किलोमीटर्स और लाइट को सन से अर्थ तक आने में लगते हैं अराउंड 8 मिनट्स। अब आते हैं प्लैनेट्स पे। सन के अलावा सोलर सिस्टम में जो बाकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनमें आते हैं प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो कि हैं मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। 2006 तक टोटल 9 प्लैनेट्स थे, ये 8 और साथ में प्लूटो। लेकिन 2006 में एक साइंटिस्ट की बॉडी ने जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसने डिसाइड किया कि प्लूटो को इसके छोटे साइज की वजह से प्लैनेट कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए और प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट का स्टेटस दे दिया गया। ड्वार्फ का मतलब होता है समथिंग विच इज मच स्मॉलर दैन यूजुअल। इस डिसीजन के बाद हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ये सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं इन अ फिक्स्ड पाथ। इस फिक्स्ड पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। हर प्लैनेट का अपना एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है जिस पर वो सन के चक्कर लगाता है। सभी ऑर्बिट्स में से सबसे छोटा ऑर्बिट है मरकरी का। जाहिर सी बात है कि मरकरी सन के सबसे करीब प्लैनेट है, इसलिए इसका ऑर्बिट भी सबसे छोटा होगा। मरकरी सन का एक चक्कर लगाता है 88 डेज में, वहीं अर्थ को अपने ऑर्बिट पर सन का एक चक्कर लगाने के लिए 365 डेज लगते हैं। प्लैनेट्स ऑर्बिट पर सन के चक्कर लगाने के अलावा अपनी पोजीशन पर भी घूमते हैं, स्पिन करते हैं। ऑर्बिट पर सन के चक्कर लगाने को बोलते हैं रिवॉल्यूशन और अपनी पोजीशन पर स्पिन करने को बोलते हैं रोटेशन। प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में और साथ ही रोटेट भी करते हैं अपनी पोजीशन पर। मरकरी के बाद आता है वीनस। वीनस के बारे में एक बात याद रखना कि वीनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट बोला जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वीनस शेप और साइज में अर्थ के जैसा ही है। अर्थ का बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं लेकिन काफ़ी सिमिलर है। नाउ कमिंग टू अर्थ। अर्थ हमारा प्लैनेट है, हमारा घर है। इसके साथ साथ अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। अर्थ की शेप परफेक्ट स्फीयर नहीं है क्योंकि अर्थ अपने पोल्स पर रिलेटिवली फ्लैट है। इस शेप को जहां पर एक ऑब्जेक्ट वैसे तो स्फीयर जैसा दिखता है लेकिन 2 ऑपोजिट साइड्स पर थोड़ा फ्लैट है, इस शेप को बोलते हैं जियोइड। अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, अर्थ इज जियोइड इन शेप। नाउ अर्थ इज कॉल्ड एज अ ब्लू प्लैनेट। उसका रीजन ये है कि अर्थ का 2/3 सरफेस वाटर से कवर्ड है, इसलिए अर्थ को स्पेस से देखे तो ये ब्लू कलर का प्लैनेट दिखाई देता है। अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है और बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं है। अर्थ का एक मॉडरेट टेम्परेचर है। साथ ही में अर्थ पर वाटर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर है
और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस है। ये सब रीजंस अर्थ को एक आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं टू सस्टेन लाइफ, और इसलिए लिविंग क्रीचर्स आपको सभी प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ पर ही दिखेंगे। नाउ जैसे अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, वैसे ही प्लैनेट्स के अराउंड भी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व करती हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज को जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, इनको बोलते हैं सैटेलाइट्स। अर्थ की सैटेलाइट का नाम है मून। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और साथ ही अपनी पोजीशन पर रोटेट भी करता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मून जितना टाइम अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में लगाता है, उतना ही टाइम अपनी एक रोटेशन में लगाता है, एंड दिस टाइम इज 27 days। एंड बिकॉज रिवॉल्यूशन और रोटेशन में सेम टाइम लग रहा है, इसलिए हमें अर्थ से मून की सिर्फ एक ही साइड दिखती है। जो मून है उसका साइज देखो तो अर्थ का 1/4 है, एंड मून क्योंकि एक सैटेलाइट है एंड नॉट अ स्टार, इसलिए मून कोई हीट या लाइट एमिट नहीं करता। लेकिन अगर मून हीट या लाइट एमिट नहीं करता तो हमें रात को इतना ब्राइट कैसे दिखता है। इनफैक्ट मून के अलावा कई बार आपने सुना होगा कि हमें और कोई प्लैनेट जैसे कि वीनस या मार्स भी स्काई में दिखते हैं, और वो भी एक स्टार की तरह ही दिखते हैं, काफ़ी ब्राइट। मून और प्लैनेट्स ब्राइट दिखते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। जैसे आप एक अंधेरे कमरे में टॉर्च चलाओ और किसी ऑब्जेक्ट पर उसको एम करो, तो फिर वो ऑब्जेक्ट टॉर्च की लाइट की वजह से हमें अंधेरे कमरे में भी ब्राइट दिखेगा। उस ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, लेकिन टॉर्च की लाइट की वजह से वो ब्राइट दिखता है। सो सेम लॉजिक ऑफ वाई मून एंड अदर प्लैनेट्स अपीयर टू बी ब्राइट इवन व्हेन दे डोंट एमिट एनी लाइट और हीट। मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो है करीब 3,84,400 किलोमीटर्स। आपको वैसे ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखना कि सिर्फ अर्थ के पास ही मून जैसी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, और प्लैनेट्स के पास भी सैटेलाइट्स हैं जो उन प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। क्योंकि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ सन के अराउंड, तो मून अपनी पोजीशंस कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड सन। कई बार मून अर्थ और सन के बीच में होगा, कई बार अर्थ मून और सन के बीच में होगी, एक्सेट्रा। अब कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन ऑफ मून की वजह से जितनी और जहाँ पर सनलाइट मून पर पड़ेगी वो चेंज होगी, और इस वजह से हमें रात को कितना मून और किस शेप में दिखेगा उसमें भी चेंजेस आएंगे। कई बार पूरा मून दिख सकता है जिसको बोलते हैं पूर्णिमा या फुल मून। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही मून ना दिखे, जिसको बोलते हैं अमावस्या या न्यू मून। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ मून ही हमें दिखे। न्यू मून की रात को हमें स्टार्स सबसे अच्छे दिखाई देते हैं, क्योंकि उस रात को मून नहीं दिखता है और इसलिए मून से जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है उसकी रोशनी नहीं होती, इसलिए स्काई में ज़्यादा अंधेरा होता है, जिसकी वजह से स्टार्स हमें अच्छे से दिखाई देते हैं। और ऐसे ही सिमिलर लॉजिक के बेसिस पर हम ये गेस कर सकते हैं कि हमें दिन में मून और स्टार्स क्यों नहीं दिखते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस विच इज़ क्रिएटेड बाय सनलाइट। मून का सरफेस कोई बहुत फ्लैट नहीं है। मून के सरफेस पर हमें मोस्टली 3 तरह के ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, प्लेन्स, माउंटेन्स और डिप्रेशंस यानी कि बड़े बड़े खड्डे। अब अर्थ के अलावा भी 7 और प्लैनेट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। इन सब प्लैनेट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है इनर प्लैनेट्स और दूसरा है आउटर प्लैनेट्स। जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चारों आते हैं इनर प्लैनेट्स के ग्रुप में। और जो बाकी के प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये कहलाए जाते हैं आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स थोड़े छोटे होते हैं साइज में, और ये रॉक्स से बने होते हैं, मतलब इनका सरफेस प्राइमरली रॉकी सरफेस होता है, जैसे कि अर्थ या मून का सॉलिड रॉकी सरफेस है। आउटर प्लैनेट्स साइज में ज़्यादा बड़े होते हैं और ये प्लैनेट्स प्राइमरली हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस से बने होते हैं, इसलिए इनका जो सरफेस होता है वो काफ़ी लेस डेंस होता है एज कम्पेयर टू इनर प्लैनेट्स, और ये सरफेस को सराउंड करती है काफ़ी सारी गैसेस की लेयर्स।
So outer planets are big in size, mostly made up of gases and much less dense than inner planets. जो आउटर और इनर प्लैनेट्स होते हैं, इनके बीच में एक रॉक्स की लेयर होती है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, यानी कि ये लेयर मार्स और जुपिटर के बीच में एग्जिस्ट करती है। ये रॉक्स भी सेलेस्टियल बॉडीज में गिनी जाती हैं और इनको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। सो एस्टेरॉइड्स जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं and these are also celestial bodies and form part of our solar system. ऐसा कहा जाता है कि ये एस्टेरॉइड्स पहले किसी प्लैनेट का पार्ट थे जो कि एक टाइम पर एक्सप्लोड हो गया था, और उस एक्सप्लोजन की वजह से वो प्लैनेट बहुत सारे सॉलिड पीसेस में डिवाइड हुआ था, और ये पीसेस आज के टाइम में एस्टेरॉइड्स कहलाए जाते हैं और ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एस्टेरॉइड्स के बाद आती है एक और सेलेस्टियल बॉडी जो कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, और इसको बोलते हैं मीटियोरॉइड्स। ये एस्टेरॉइड्स की तरह रॉक्स के पीसेस होते हैं और एस्टेरॉइड्स की तरह ही ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटे होते हैं व्हेन कंपेयर टू एस्टेरॉइड्स। अब एस्टेरॉइड्स की तरह ये मीटियोरॉइड्स एक सिमिलर ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करते। एस्टेरॉइड्स की प्रेजेंस मार्स और जुपिटर के बीच में ही है, और ये इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में रहकर सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन मीटियोरॉइड्स का ऐसा सीन नहीं है। मीटियोरॉइड्स हालांकि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन एक मीटियोरॉइड का ऑर्बिट दूसरे से काफ़ी अलग हो सकता है, उसकी पोजीशन दूसरे मीटियोरॉइड से काफ़ी अलग हो सकती है। इसलिए मीटियोरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में अलग अलग डायरेक्शन और स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन है तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि किसी मीटियोरॉइड का पाथ अर्थ के पाथ से ओवरलैप कर जाए। ऐसे केस में मीटियोरॉइड्स अर्थ की तरफ बढ़ सकते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करके अर्थ पर क्रैश कर सकते हैं। लेकिन अगर एक मीटियोरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करेगा तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उससे एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और इस फ्रिक्शन की वजह से ये मीटियोरॉइड जल सकता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ख़त्म हो सकता है। ऐसे मीटियोरॉइड को जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होके एयर की फ्रिक्शन की वजह से जल गया है और अर्थ के सरफेस तक पहुंच नहीं पाया, उसे बोलते हैं मीटियोर। कई बार आपने देखा होगा और या फिर सुना होगा टूटता तारा, ये बेसिकली मीटियोर्स होते हैं। ऑल्सो अगर ये मीटियोरॉइड अर्थ को क्रैश कर जाता है, अर्थ के सरफेस पर क्रैश कर जाता है, तो इसको बोलते हैं मीटियोराइट। आई होप आपको समझ आया होगा डिफरेंस बिटवीन मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट। अब ये तो हो गया सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है जो कि है सन, और ऐसे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं हमारे अराउंड। एक पर्टिकुलर सेट या ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि आसपास लोकेटेड है, ये मिलकर बनाते हैं गैलेक्सी। हर एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में आकाश गंगा भी बोला जाता है। गैलेक्सीज में मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, लेकिन हमारे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। एक बहुत बड़ी खाली स्पेस जिसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और हर गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये सब मिलकर बनाता है हमारा यूनिवर्स। सो ये था डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सिद्धार्थ साइनिंग ऑफ।